What are the main measures adopt in the new economy policy 1991? सो दोस्तों, मेरा नाम है रमन तिमान। आज की हम इस वीडियो में करेंगे न्यू इकॉनमी पॉलिसी हमारे देश में क्यों आई है, उसके क्या फीचर्स रहे हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, आखिर कौन से मिनिस्टर ने न्यू इकॉनमी पॉलिसी को लेकर आए हैं। इन सब मुद्दों के बारे में हम आज इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ ये वीडियो कॉमर्स, आर्ट्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एज वेल एज़ अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे बन जाते हैं कि वो कोई ना कोई टॉपिक का पार्ट बन जाता है। ठीक है जी। तो ये जो वीडियो है आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द मेन मेजर्स अडॉप्टेड इन द न्यू इकॉनमी पॉलिसी 1991। आखिर वो क्या कारण थे जिसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 हमारे देश में आया है। ड्यू टू वेरियस कंट्रोल्स द इकोनॉमी बिकम डिफेक्टिव। हमारे देश में जो कंट्रोलिंग सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा वाइड में था, मतलब कि कई हाथों में था। द एंटरप्रेन्योर्स वर अनविलिंग टू एस्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज। जो एंटरप्रेन्योर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, वो एक नया बिजनेस सेटअप करने में थोड़ा हेसिटेट करते थे। ऐसा क्यों करते थे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है। सो ड्यू टू करप्शन, अनड्यू डिलेज एंड इनएफिशिएंसी रीजन ड्यू टू दीज कंट्रोल्स। तो वो क्या कारण थे जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अपने देश में ही एक नया बिजनेस शुरू करने में थोड़ा हेजिटेट करते थे। ड्यू टू करप्शन, अनड्यू डिलेज, हम वर्क जो था वो बहुत ही ज़्यादा डिले में रहता था। ठीक है जी। और जो कंट्रोल था वो इनएफिशिएंट वे में था। सो रेट ऑफ न्यू इकॉनमी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी केम डाउन। जो इकोनॉमिक की ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ग्रोथ तो हुई नहीं, सगों इकोनॉमी जो है वो डिमिनिशिंग में चलती गई। ठीक है। सो इन सच अ सिनेरियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द इकोनॉमी। सो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी बेसिकली क्यों आया है, ताकि जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी हमारी इकोनॉमी में, जो इकोनॉमी हमारी डिमिनिशिंग में जा रही थी, जिसकी वैल्यू डाउन हो रही थी, उसको ग्रो में लेके जाना है। ठीक है। उसको हमें एडवांस्ड बनाना है, इसीलिए न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 को लेके आया है। सो आइए फिर बात करते हैं। ये क्लास 12th का 4th चैप्टर है। मैंने पहले आपको कहा था, अभी फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने आर्ट्स रखा हुआ है, अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें भी आपको ये टॉपिक आएगा। ठीक है। सो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 ऑब्जेक्टिव, फीचर एंड इम्पैक्ट इस वीडियो में हम करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय न्यू इकोनॉमी पॉलिसीज की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। बेसिकली न्यू इकोनॉमी पॉलिसी है क्या। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1991। जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी है, जिसको हम NEP पॉलिसी भी कहते हैं, ये हमारे देश में 1991 को लॉन्च हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ PV नरसिम्हा राव। इसकी जो लीडरशिप कर रहे थे, किसकी लीडरशिप के अंतर्गत आता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ PV नरसिम्हा राव। दिस पॉलिसी ओपन द डोर ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर ग्लोबल एक्सपोजर। बेसिकली ये पॉलिसी का जो मेन टारगेट था, मेन जिसका कह लीजिए ऑब्जेक्टिव था, क्या था, वो अपने देश के डोर्स को ओपन करना है फॉर ग्लोबल एक्सपोजर के लिए। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड फेमस बनाना है। बेसिकली इस पॉलिसी का जो था टारगेट था। इन दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट रिड्यूस द इंपोर्ट ड्यूटीज। इस पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज को क्या किया, रिड्यूस कर दिया, इनफैक्ट खत्म ही कर दिया। ठीक है। ओपन रिजर्व सेक्टर फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है। ओपन कर दिया, मार्केट्स को ओपन कर दिया, एंटरप्रेन्योर्स को खुली छूट दे दी कि वो किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ये नहीं होगा कि लीगल बिजनेस स्टार्ट कर देंगे वो, जी नहीं, मतलब कि लीगल बिजनेस आप किसी तरह से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें से आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएंगी। सो डीवैल्यूड द इंडियन करेंसी टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट। डीवैल्यूएशन कर दी गई इंडियन करेंसी की, मतलब क्या है, टैक्सेस कम कर दी गई, इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दी गई। ये सारे का सारा न्यू इकोनॉमी पॉलिसी में किया गया। दिस इज आल्सो नोन एज LPG मॉडल ऑफ ग्रोथ। इसको LPG मॉडल यानी कि लाइबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मॉडल भी कहा जाता है।
आइए फिर आगे पढ़ते हैं। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 का मीनिंग क्या है। एनईपी पॉलिसी रेफर्स टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और रिलैक्सेशन इन द इंपोर्ट टैरिफ्स। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी बेसिकली क्या है, लाइसेंसिंग सिस्टम को फ्री कर दिया, मतलब कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई क्या है साइन करवाने की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की लोड नहीं पड़ेगी, आपको उन्होंने फ्री कर दिया, लाइसेंस फ्री कर दिया है। और जो भी इंपोर्ट टैरिफ्स लगते थे, मतलब कि जो भी टैक्स लगते थे, टैक्स फ्री कर दिया। ठीक है जी। डी रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स और ओपनिंग मार्केट फॉर प्राइवेट एंड फॉरेन प्लेयर्स। अपने देश की मार्केट्स को ओपन कर दिया कि फॉरेनर्स जो हैं, फॉरेनर्स इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेनर बिजनेसमैन जो है वो हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिजनेस खोल सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज़ अ बेसिकली इकोनॉमिक विंग्स ऑफ द कंट्री। बेसिकली इससे हमारे देश में इकॉनमी को एक नए कह लीजिए पर मिल गए थे, वो अब उड़ सकती थी खुलेआम हवा में, जिसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। ठीक है, ऐसे पर मिल गए थे अब इकॉनमी को कि उसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन, सभी बेड़ियां उसने तोड़ दी थी। ठीक है। सो आइए फिर बात करते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 ऑफ इंडिया। ठीक है जी। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है जी, उन्होंने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 को लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था ऑन 24 जुलाई 1991। 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह जी ने इसको लॉन्च किया था। बेसिकली इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, आपने अभी भी बात की, क्या था कि ग्लोबली अपने प्रोडक्ट्स को फेमस करना है और लाइबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन लेकर आना है। लाइबलाइजेशन क्या है, इंडस्ट्रीज को लाइसेंस फ्री कर देना, और प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है। ठीक है जी। आइए फिर आगे बात करते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द लॉन्चिंग ऑफ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991। आखिर वो क्या ऑब्जेक्टिव थे जिसकी वजह से न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 को हमारे देश में मनमोहन सिंह जी ने लागू किया था। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्लग इंडियन इकोनॉमी इन द एरेन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली इंडिया में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी क्यों आई है, ताकि अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को ग्लोबली फेमस किया जाए एंड टू गिव अ न्यू थ्रस्ट ऑन मार्केट ओरिएंटेशन। और जो हमारे देश में एक मार्केट है उसको एक नई ओरिएंटेशन मिले, उसको एक नई पहचान मिले। द न्यू इकोनॉमी इंटेंड टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बेसिकली जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी है उसने क्या किया, इन्फ्लेशन को हमारे देश में कम कर दिया। मतलब कि इन्फ्लेशन क्या होता है कि लंबे समय से हमारे देश में कोई ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है, उसको कम कर दिया। अब हमारे देश में ग्रोथ हो रही है, इन्फ्लेशन कम हो गया हमारे देश में। इट टेंड टू मूव टूवर्ड्स हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिकली अब हम किस ओर बढ़ रहे हैं, हम ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं, ग्रोथ रेट की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि हमारे इकोनॉमी को क्या है, नए पर मिल चुके हैं ना भाई, हम इसको कैसे भूल सकते हैं। सो इट टू बिल्ड सफिशेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बेसिकली अगर हम अपने देश में फॉरेनर बिल्डर्स को, फॉरेनर्स बिजनेसमैन्स को, सॉरी मैं बिल्डर्स वर्ड बोल गया, फॉरेनर्स बिजनेसमैन्स को अगर हम अपने देश में आने की इजाज़त देंगे तो उसका क्या मतलब होगा कि हम अपने देश में फॉरेन मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स होंगे। अगर हमने बाय चांस फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि यूएसए से मैंने लोगों को कहा, बिजनेसमैन्स को कहा कि आप हमारे देश में आओ और हमारे देश में आके बिजनेस करो। अब वो क्या करेंगे, अपनी करेंसी में करेंगे। इससे क्या होगा, हमें उन देश की करेंसी मिल जाएगी, जिससे हम हमारे देश में क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेगा, रिजर्व बढ़ेगा। अब हम उस देश के साथ उनकी करेंसी से व्यापार कर सकते हैं, जिससे हमें इजी ट्रेड फैसिलिटी हो सकती है। सो इसका ये भी एक मेन कारण है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, इज लास्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। इट वांटेड टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड टू कन्वर्ट द इकोनॉमी इनटू मार्केट इकोनॉमी। ठीक है जी, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना है और मार्केट को एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ाना है। ठीक है जी, कैसे बढ़ाएंगे, टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है जी, जो भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी इकोनॉमी में बेड़ियां लगी हुई थी जो कि लगनी नहीं चाहिए थी, उनको तोड़ दिया गया है बाय द वे ऑफ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 से। सो अभी हमने इतना बात की न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 आपको क्रेज हो रहा होगा कि बेसिकली है क्या न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991। सो बेसिकली आपको दिख रहा होगा जैसे कि स्क्रीन पर ब्रांचेस ऑफ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991। ये जो चार्ट देख रहे हैं आप, यही बेसिकली न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 है। बेसिकली इसकी 3 टाइप्स हैं, लाइबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो लाइबलाइजेशन बेसिकली क्या है, इंडस्ट्रीज को लाइसेंस फ्री कर देना, मतलब कोई
कोई भी बंदा किसी भी तरह की इंडस्ट्री खोल सकता है, बट वो लीगल होनी चाहिए, इल्लीगल नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। या जिसमें कोई ही ऐसा व्यापार हो जिससे मतलब कि थोड़ा जान माल का खतरा है, तो उससे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बट वैसे अगर आपने कोई नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई किताबों का बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे आपने कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई टेक्सटाइल का बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करना है, एंड सो ऑन, कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हो, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। सो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा, इसका मेन कारण क्या है? अगर प्राइवेट सेक्टर मार्केट में आएगा तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट अपनी किसी गवर्नमेंट जॉब में 500 जॉब निकालता है, वही प्राइवेट सेक्टर अपनी 1 महीने बाद ही 500 जॉब निकाल देता है। मतलब एज़ कंपेयर, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ आपको समझाने के लिए कि गवर्नमेंट में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं है जितनी एडवांसमेंट प्राइवेट सेक्टर में है। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्लोबली फेमस करना है, ठीक है। तो बेसिकली न्यू इकॉनमी पॉलिसी 1991 का एक अनदर कॉन्सेप्ट भी है। इसको 2 जगह से क्लासीफाई किया गया है। पहला है हमारे पास स्टेबलाइजेशन मेजर्स, दूसरा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्टेबलाइजेशन मेजर्स में सिर्फ हमको यही समझना है कि इकॉनमी को स्टेबल किया है। इकॉनमी में इन्फ्लेशन जो था, जो हमारी इकॉनमी डाउन में जा रही थी, रेगुलर वे में ग्रोथ नहीं कर रही थी, उसको स्टेबल करके हमें ग्रोथ की ओर बढ़ाया गया। अगला है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। एक स्ट्रक्चर तैयार की गई जिससे हमारे देश के जो हर एक सेक्टर है उसमें जो करप्शन था, उसमें जो वर्क डिले हो रहा था, वो क्यों हो रहा था, उसको दूर किया गया। उसकी जो मर्ज थी, जिसमें दवा की ज़रूरत थी, वो वहाँ पर डाली गई, ठीक है जी। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टेबलाइजेशन मेजर्स आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। सो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या है? लॉन्ग टर्म मेजर्स एम टू इम्प्रूविंग द लेवल ऑफ एफिशिएंसी इन द इकॉनमी। बेसिकली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्यों लाए गए? ताकि इकॉनमी के हर एक लेवल में हर एक वर्क को एफिशिएंट वे में किया जाए, बाय इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन बढ़ाया जाए, एंड रिड्यूसिंग रिजिडनेस इन वेरियस सेक्टर ऑफ इंडियन इकॉनमी। और जो काम ना करने की जो शक्ति है, यानी कि डिले ऑफ वर्क है, क्यों होता है डिले ऑफ वर्क, उसको दूर किया जाए। मैंने अभी कहा ना, जैसे कि मर्ज पकड़नी है हमको कि कहाँ पर किस तरह से करप्शन और कहाँ पर किस तरह से डिले ऑफ वर्क हो रहा था, इसको भी दूर किया गया बाय द वे ऑफ दिस न्यू इकॉनमी पॉलिसी 1991। नेक्स्ट वी हैव लाइबलाइजेशन। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं जी। लाइबलाइजेशन बेसिकली है क्या? रिमूव ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अब आपको कोई रजिस्ट्रेशन, कोई ऑफिशियल नोटिस या ऑफिशियल किसी गेजेटी के पास साइन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप फ्रीली अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इन दिस पॉलिसी। हमें ये पॉलिसी कहती है। प्रीवियसली प्राइवेट सेक्टर हैड टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। पुराने समय में देखा गया है कि अगर आपने कोई प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको गवर्नमेंट में से एक लाइसेंस लेना ज़रूरी होता। तो अभी क्या होगा? इन दिस पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर हैज़ फ्रीड फ्रॉम लाइसेंसिंग एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस। तो न्यू इकॉनमी पॉलिसी में बेसिकली मुद्दा ही क्या रखा गया कि जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेस है, उसको फ्री कर दिया हमने। किससे फ्री कर दिया? रिस्ट्रिक्शन से फ्री कर दिया, ठीक है जी। उनको एक नई विंग्स, एक नए पर दे दिए। वो पर क्या थे? लाइबरलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्री को लाइसेंस फ्री कर दिया, ठीक है जी। अब कौन कौन से बिजनेस हैं जिनको अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उन्होंने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है इस सेक्टर में, उनको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। जैसे कि शराब का, लीक्वर का, सिगरेट का, डिफेंस इक्विपमेंट का, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स का, ड्रग्स का, एंड जो केमिकल जो होता है, केमिकल का जो बिजनेस करते हैं, केमिकल से जो प्रोडक्ट बनते हैं, उनका भी एक काइंड ऑफ उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। सो ये 6 सेक्टर्स हैं। इनको अगर इनमें से अगर आप सोच रहे हो कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सो आगे बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, देखो बेटा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं आपको समझ अच्छे से तभी आएगा जब आप इसमें थोड़ा सा अंदर घुसोगे। आपको ऐसा, आप ये समझे कि आपने ही ये पॉलिसी बनाई है, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे ना, तो आपको एक चीज़ लंबे समय के लिए याद रहेगी, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें सिर्फ यहीं तक ये चीज़ आएगी, जी नहीं, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि
कॉमर्स या आर्ट्स, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं उससे कोई ना कोई नॉलेज गेन होगी इन फ्यूचर में, ठीक है। सो प्राइवेटाइजेशन क्या है? सिंपली स्पीकिंग, प्राइवेटाइजेशन मीन्स परमिटिंग द प्राइवेट सेक्टर टू सेट अप इंडस्ट्रीज विच वर प्रीवियसली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। बेसिकली क्या किया गया? उन सेक्टर्स को प्राइवेट कर दिया गया जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक हुआ करते थे कभी, अब उनको क्या कर दिया? प्राइवेट कर दिया। क्यों कर दिया उनको प्राइवेट? ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े। प्राइवेट सेक्टर क्या है? इंप्रूव करता है अपने आप को एज कंपेयर टू गवर्नमेंट, ठीक है जी। अंडर दिस पॉलिसी मैनी PSUs पब्लिक जो यूनिट्स थी उनको सोल्ड किया प्राइवेट सेक्टर ने, ठीक है जी। अभी अभी जैसे कि आपने करंट अफेयर्स ही ले लीजिए कि हमारा जो इंडियन एयरवे है वो प्राइवेटाइज हो चुका है, और बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो प्राइवेटाइज हो चुकी हैं। सो वो किस पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं? न्यू इकॉनमी पॉलिसी 1991 के अंतर्गत आती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट व्हाट इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो आपको इसको कंसेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक है। लिटरली स्पीकिंग, प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ऑनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है जी। PSU क्या है? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो क्या है कि अभी प्राइवेट जो सेक्टर है वो PSUs में अपनी ऑनरशिप जो है रखेगा वहाँ पर। क्यों रखेगा? क्योंकि उसको सोल्ड कर दिया गया है। द मेन रीज़न फॉर प्राइवेटाइजेशन, अब रीज़न देखते हैं जी क्या है। द मेन रीज़न फॉर प्राइवेटाइजेशन वाज इन करेंसी ऑफ PSUs आर रनिंग इन लॉसेज ड्यू टू पोलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है जी। तो जो PSUs थी वो लॉस फेस कर रही थी, इसका मेन रीज़न यही है कि उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। द मैनेजर्स कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, जो मैनेजर्स थे वो अपने आप से काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप में क्षमता है कि आप किसी चीज़ को आगे तक लेके जा सकते हो, बट आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन भी लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्किल को, आप अपनी एबिलिटी को उस तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे कि जैसे कि आपको पूरी की पूरी हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको पूरी की पूरी पावर दे दी, ठीक है। आप वो अपनी जो स्किल है वो नहीं दिखा सकते हो, है ना। तो यही हाल हमारा PSUs में था। गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के कारण PSUs के जो मैनेजर थे अपने आप को नहीं दिखा पा रहे थे कि आखिर उनमें एबिलिटी क्या है। अब गवर्नमेंट ने उनको प्राइवेट कर दिया, तो अब वो अपनी एबिलिटी को दिखा सकते हैं और लॉस को कवर अप कर सकते हैं। सो दिस इज़ काइंड ऑफ माई एग्जाम्पल टू आपको बताने के लिए कि आपको कैसे समझना है इसको, ठीक है जी। प्रोडक्शन कैपेसिटी रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड, ठीक है। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो अंडर यूटिलाइज्ड थी। टू इंक्रीज द कंपटीशन एंड एफिशिएंसी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSUs वर इनविटेबल, ठीक है जी। एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इन सभी चीज़ों को प्राइवेटाइज किया। दो रीजंस निकले हमारे पास, एक तो लॉसेस कवर अप करने के लिए, दूसरा है कि एफिशिएंसी को यूटिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने जो PSU सेक्टर है यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको प्राइवेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्टेप्स टेकन फॉर प्राइवेटाइजेशन। क्या स्टेप्स हैं जो जिनकी वजह से प्राइवेटाइज हुआ है? सेल ऑफ शेयर्स ऑफ PSUs, मतलब कि जो PSUs के शेयर्स हैं, ठीक है, उनको सेल किया गया कि किस बंदे ने कितनी शेयर्स खरीदे हैं, वो ही मतलब जिस बंदे ने ज़्यादा खरीदे होंगे वो असली ऑनर होगा। जैसे कि ट्विटर जो था हमारा, जिनके एक्स, मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ट्विटर के एक्स CEO कौन थे, ठीक है जी। बेसिकली जो ट्विटर था उनके जो ऑनर्स थे, सॉरी फॉर फंबलिंग, जो ट्विटर था उनके जो CEO थे यानी कि उनके जो ऑनर थे वो बहुत सारे थे, बट एक बंदा था जिसने उनके बहुत सारे शेयर्स खरीदे हुए थे। मैं एक्स CEO की बात कर रहा हूँ, मैं एलॉन मस्क की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ट्विटर के एक्स CEO कौन थे, ठीक है। सो वो कैसे बने थे CEO, आखिर उनके पास कितनी ऑनरशिप थी शेयर्स की। सो वही बात यहाँ पर हो रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने शेयर्स जो हैं वो स्टार्ट किए थे सेल करने में, ठीक है जी। इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड सेलिंग शेयर्स ऑफ PSUs टू पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को PSUs के जो शेयर्स हैं वो सेल करने में शुरुआत की थी, ठीक है जी। गवर्नमेंट सोल्ड शेयर्स ऑफ मारुति उद्योग लिमिटेड, नाउ द प्राइवेट सेक्टर विल एक्वायर ऑनरशिप ऑफ दीज PSUs, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने इनको पब्लिक में कहा कि हम ये सेक्टर बेचना चाहते हैं, कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो ले सकता है। तो अब क्या करेगा प्राइवेट सेक्टर ने अब क्या किया था कि जो भी प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड था उसने क्या किया, उसकी ऑनरशिप ले ली बाय द वे ऑफ
सेलिंग शेयर्स। अगला है डिसइन्वेस्टमेंट इन पीसीयूज। ठीक है, गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट थी, गवर्नमेंट क्या है वो प्रॉपरली फंड नहीं दे पा रही थी, सब्सिडीज़ नहीं दे पा रही थी, प्रॉपरली हेल्प नहीं कर पा रही थी पीएसयूज़ को, तो कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट हो रही थी पीएसयूज़ में। सो ये भी एक मेन जो है स्टेप है इसमें पीएसयूज़ में। ठीक है, सो द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन दीज पीसीयूज़ विच हैड बीन रनिंग इनटू लॉसेस। गवर्नमेंट जितनी हेल्प कर रही थी फिर भी पीएसयूज़ लॉस फेस कर रहा था, जो एक मेन कारण बन जाता है इसको प्राइवेटाइज करने का। मिनिमाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। मिनिमाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर में क्या है, प्रीवियसली पब्लिक सेक्टर वाज गिवन द इंपॉर्टेंस विद द व्यू टू हेल्प इन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। बेसिकली हमने अभी अभी देखा था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बेसिकली हेल्प प्रोवाइड कर रहा है पॉवर्टी को दूर करने के लिए, वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो और फैसिलिटीज़ दे रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सो बेसिकली ये भी एक कारण बन जाता है। देखो इसमें जो एक मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूसेस फ्रॉम 17 to 2। ठीक है जी, मतलब कि गवर्नमेंट ने 17 सेक्टर्स को प्राइवेट कर दिया है और गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 सेक्टर्स अपने पास रखे हैं। पहला है रेलवे ऑपरेशंस, दूसरा है एटॉमिक एनर्जी। ठीक है जी, जो बेसिकली गवर्नमेंट ने 2 अपने पास रखे हैं, पहला है रेलवे ऑपरेशंस तो दूसरा है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी में ही हमारे पास डिफेंस मिनिस्ट्री भी आ जाती है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री इज पार्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। सो ठीक है, गवर्नमेंट ने, अगर आपको क्वेश्चन आता है बोर्ड में, आपको कोई वाइवा लेने वाला टीचर पूछ लेता है कि कौन से कितने सेक्टर गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं और कितने सेक्टर गवर्नमेंट ने प्राइवेट कर दिए, तो 17 सेक्टर गवर्नमेंट ने प्राइवेट कर दिए और 2 सेक्टर गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ग्लोबलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट फॉर योर एग्जाम्स। सो ग्लोबलाइजेशन क्या है? लिटरली स्पीकिंग ग्लोबलाइजेशन मीन्स टू मेक ग्लोबल और वर्ल्ड वाइड, अदरवाइज टॉकिंग इनटू कंसिडरेशन इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली फेमस करना है। ठीक है, होल वर्ल्ड में फेमस करना है अपने प्रोडक्ट्स को। ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंटरेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद रिगार्डिंग टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है? इकोनॉमी को, अपने देश की इकोनॉमी को, अपने देश के प्रोडक्ट्स को ग्लोबली फेमस करना है ताकि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकें, ट्रेड कर सकें फॉरेन के साथ, प्रोडक्शन कर सकें और फाइनेंशियल मैटर्स को सुधार सकें। ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन का जो मेन मकसद था वो क्या था? फॉरेनर इन्वेस्टर्स को अपने देश में अट्रैक्ट करना है फॉर फॉरेन रिजर्व्स। नेक्स्ट वी हैव अ लास्ट स्टेप्स टेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन। व्हाट आर द स्टेप्स? क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन किया गया? ठीक है, रिडक्शन इन टैरिफ। ठीक है जी, फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को लाने में हमें फॉरन नीचे लिखे स्टेप्स को लिया है। रिडक्शन इन टैरिफ्स, बेसिकली custom duties and tariff imposed on import and export are reduced gradually just to make Indian economy attractive to global investors। ठीक है जी, जो import और export ड्यूटी है उसको कम किया गया। बेसिकली इसका मुद्दा क्या था? कम करने का, टैक्स को रिड्यूस करने का मुद्दा क्या था? जीएसटी को लाने का मुद्दा क्या था? वन नेशन वन टैक्स को लाने का मुद्दा क्या था? कि जो फॉरेन ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनको हम अट्रैक्ट कर सकें। नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी रखा गया। देखो, अगर हमने कोई भी अपने देश में कोई गोल बनाना है उसको हम शॉर्ट टर्म नहीं बनाते, उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं। उसको लॉन्ग टर्म के लिए क्यों बनाते हैं? देखो, हमारा देश छोटा देश तो है नहीं। ठीक है जी, वी आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है जी, उसका जो उसमें अगर हमें चेंज करना है तो हमें हर एक सेक्टर को मद्देनज़र रखना होगा। उसके हर एक सेक्टर को मद्देनज़र रखते हुए हमें लॉन्ग टर्म प्लान बनाने पड़ते हैं। इसीलिए हम शॉर्ट टर्म प्लान्स क्यों बनाते नहीं हैं? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज़, ठीक है, में आती हैं। सो इसका जो ये मेन कारण है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी का। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वर इन्फोर्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। फॉरेन जो जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं होती। मेन फीचर ऑफ पॉलिसी आर, क्या मेन फीचर्स है, क्या विशेषताएँ हैं? लाइबरल पॉलिसी के क्या फीचर्स हैं? ऑल कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव्ड। जितना भी लाइसेंस था, मतलब लाइसेंस फ्री कर दिया बेसिकली। इसमें आपको लाइबरल पॉलिसी लाई गई। ठीक है, फॉरेन
फॉरेन रिजर्व्स को अपने देश में लाया गया। पहला है लाइबल पॉलिसी ले आएगी, जिसका मेन कारण था कि लाइसेंसिंग सिस्टम को हटाना है। दूसरा पॉइंट है ऑल कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव्ड, ठीक है जी, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी फॉरेन ट्रेड में उसको हटाया गया है। ओपन कंपटीशन हैज़ बीन इनकरेज, ठीक है, ओपन कंपटीशन मतलब कि कंपटीशन को इंक्रीज किया गया, ठीक है। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन करेंसी, ठीक है, इंडियन करेंसी की जो वैल्यू थी उसको मतलब डीमोनेटाइजेशन जो हमारे देश में हुआ है, दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। पार्शियल अगला है हमारे पास क्या कन्वर्टिबिलिटी लाने के क्या कारण थे। बेसिकली रिमिटेंस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस, ठीक है, ताकि लोगों को अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो भी इस पॉलिसी में एक मेन कारण है कि वो भी जो है अपने लोग रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी, अपने देश में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। बेसिकली आत्मनिर्भर भारत की यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाती है। इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, ठीक है। सो दीज आर द अनदर काइंड ऑफ एग्जांपल्स या फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991। सो नेक्स्ट वी हैव अ लास्ट, इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम 40 to 100%, ठीक है जी। जो इक्विटी लिमिट थी वो 40% से 100% कर दी गई इस न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 में। बेसिकली जो यूनिवर्सिटी वाले हैं या कॉलेज वाले हैं या क्लास 12th वाले हैं उनके लिए दिस टॉपिक इज़ काइंड ऑफ आउट ऑफ सिलेबस। बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को। इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI टू एक्सटेंड 100% विल बी अलाउड विदाउट एनी रिजेक्शन। बेसिकली जो डाटा है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर वाइवा आल्सो, ठीक है जी। इन दिस रिगार्ड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA विल बी इन्फोर्स, ठीक है। सो दीज आर आर लास्ट एंड द एंड ऑफ टॉपिक। बेसिकली हमने इस वीडियो में क्या किया है, हमने इस वीडियो में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 को समझा है, उसकी ब्रांचेस को समझा है, लाइबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझा है। आपको अगर कहीं पर भी इसके फीचर्स आ जाएं तो आपको क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप फीचर्स अपने आप लिख सकते हो। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, टॉपिक अपने आप खींचा चला जाएगा अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करा होगा, ठीक है जी। सो विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट इट्स फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।